40A3, ठीक है। देखो, कैश पेमेंट मोर देन, कैश पेमेंट मोर देन ₹10,000, ₹10,000 to a single person, in a single day, ठीक है। मेन प्रोविजन तो तुम लोग जानते ही हो, क्योंकि अपन ऑलरेडी बहुत जगह देख चुके हैं, है ना, कि अगर 10,000 से ज्यादा वो कुछ अलाउड मोड्स के अलावा किसी और मोड से पे किया इन अ सिंगल डे टू अ सिंगल पर्सन, तो वो पैसा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिसअलाउड, ठीक है। ये तो मेन प्रोविजन है, ये लिख लेते हैं अपन। और इसमें कुछ फिर एक्स्ट्रा बातें अपन डिस्कस करेंगे, है ना, ठीक है। तो इसमें तो कुछ डिस्कशन करनी है, बस लिख लो। लिखो, इफ assessee makes payment, वो हेडिंग थी। if assessee makes payment for any expenditure to single person in a single day, more than rupees 10,000, by any mode other than, कौन कौन से मोड्स अलाउड हैं? हाँ, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और ईसीएस। अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और ईसीएस, कॉमा, then such expenditure shall be, डिमांड ड्राफ्ट और ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, then such expenditure shall be disallowed, ठीक है। अब इसमें दो नोट्स अपन बनाएंगे। पहला समझो बेटा, पहला सिंपल है, जो ट्रांसपोर्टर होते हैं ना, ठीक है, ट्रांसपोर्टर्स जो एक जगह से दूसरी जगह आपका गुड्स पहुंचाने का काम करते हैं, उनके लिए लिमिट 10,000 से बढ़ाकर 35,000 की गई है, क्योंकि वो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो बैंक से पेमेंट ना लेकर कैश से पेमेंट लेना प्रेफर करते हैं। तो अगर हमने ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करी तो हम 35 तक कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखो पहला पॉइंट, इफ पेमेंट मेड टू ट्रांसपोर्टर then limit is 35,000. If payment made to transporter, then limit is ₹35,000. लॉजिक समझ में आया? yes. हाँ, अब सेकेंड नोट को पहले समझो। देखो, अपन कैश बेसिस से तो चल नहीं रहे, अक्रूवल बेसिस से चल रहे हैं, है ना। अक्रूवल बेसिस से मान लो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हम टैक्स भी अक्रूवल बेसिस से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमने कोई एक्सपेंस अक्रूवल बेसिस से क्लेम कर लिया, मतलब ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है। मान लो ये 12,000 का अमाउंट है, मैंने अक्रूवल बेसिस से क्या कर लिया, खर्चा क्लेम कर लिया, ठीक है। और फिर बाद में, अब तो मैं क्लेम कर चुकी हूँ, अब मैंने उसको कैश में पे कर दिया, ठीक है। अब क्या ये वॉयलेशन ऑफ लॉ है? हाँ, डिसअलाउड कैसे होगा, तो ऑलरेडी अलाउड है ना, डिसअलाउड कैसे करेंगे? उसको वापस से क्या ट्रीट करना पड़ेगा, इनकम ट्रीट करना पड़ेगा, समझ में आया? क्योंकि वो ऑलरेडी खर्चा तो माइनस हो चुका है ना इनकम में से, अब उसको रिवर्स करने के लिए वापस से इनकम को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, समझ गए? हाँ,
चलो लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, इफ एक्सपेंडिचर is claimed as deduction in earlier year on accrual basis, and if such expense is paid subsequently by any mode other than, वो तीन modes other than अकाउंट पेइंग चेक, अकाउंट पेइंग डीडी और ईसीएस, मतलब कैश या बेरर चेक से पे किया और बचता ही क्या है, ठीक है। देन डिडक्शन, पहले लिख लिया ईसीएस तक, लिख लिया ईसीएस तक। देन डिडक्शन क्लेम्ड earlier shall be withdrawn and taxable as PGBP in the year in which payment is made. ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? अब बेटा इसके कुछ एक्सेप्शन मैंने पिछली क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कुछ जगह पर कैश पेमेंट करना अलाउड किया हुआ है, ठीक है। तो अपन बोलेंगे एक्सेप्शन टू सेक्शन 40A(3), ठीक है, हेडिंग डालो एक्सेप्शंस टू सेक्शन 40A(3) और ब्रैकेट में लिखो रूल 6DD। ठीक है, लिखो इसके नीचे, इन फॉलोइंग केसेस कैश पेमेंट इज अलाउड। फॉलोइंग केसेस कैश पेमेंट इज अलाउड। चलो इसमें पॉइंट्स लिखेंगे अपन, 9 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट डालो, है ना, अगर आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, बैंक को पे कर रहे हो, आरबीआई को पे कर रहे हो तो अलाउड है। बैंक में तो ऑब्वियसली आप पेमेंट कैश से ही करोगे। मैं डिपॉजिट करने जा रही हूँ कैश, मेरे पास 50,000 कैश है तो मैं डिपॉजिट ही नहीं करूँ क्या? करूंगी ना। अगर मैं गवर्नमेंट को पे कर रही हूँ, जैसे टैक्स हो गया या कोई और पेमेंट जो गवर्नमेंट को की जा रही है, वो भी कैश में चल जाएगी, ठीक है। चलो लिखो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट कॉमा बैंक कॉमा आरबीआई कॉमा LIC। LIC को भी आप प्रीमियम की पेमेंट कैश में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वैसे भी वो गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट डालो, पेमेंट मेड टू प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर
to producer of agriculture produce, to producer of agriculture produce, comma fish product, comma forest product, comma poultry product, ठीक है, comma livestock, है ना, मतलब फार्मर्स को इन शॉर्ट, है ना, अगर दे रहे हो आप तो आप कैश में पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि अभी भी बहुत सारे फार्मर्स के पास तो बैंक अकाउंट तक नहीं होगा, ठीक है। थर्ड लिखेंगे, यहाँ पर हम पेमेंट ही नहीं कर रहे, यहाँ पर हम सिर्फ बुक एंट्री पास कर रहे हैं। बुक एंट्री का मतलब समझते हो ना? हाँ, मतलब पेमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बुक एंट्री पास कर रहे हैं, जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री एक बुक एंट्री है, कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री, हाँ, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस अकाउंट करते थे, एडजस्टमेंट एंट्रीज है, ये बुक एंट्रीज है, ये कितने भी अमाउंट की पास हो सकती है, ठीक है। तो है ना, जैसे मैंने पेमेंट नहीं करी है बट ड्यू कर दी है पेमेंट, जैसे कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, तो यहाँ एक्चुअल पेमेंट थोड़ी ना हुई है, पर मैंने एक एक्सपेंस तो बुक कर लिया ना, तो चल जाएगा। तो लिखो पेमेंट बाय बुक एंट्री, ब्रैकेट में लिख लो एडजस्टमेंट, ठीक है। हाँ, इसके बाद फोर्थ लिखो, पेमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट एम्प्लॉयज को पे किया जाता है, अप टू 50,000 पे कर सकते हो, तो पेमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट अप टू ₹50,000, ठीक है। कितने पॉइंट्स हो गए? चलो फिफ्थ पॉइंट डालो, पेमेंट मेड वेयर, पेमेंट मेड वेयर बैंक फैसिलिटी नॉट अवेलेबल, पेमेंट मेड वेयर बैंक फैसिलिटी नॉट अवेलेबल, ठीक है। चलो सिक्स्थ वाला पॉइंट है कि आप एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हो, मान लो कि एम्प्लॉय को आपने कहीं और भेजा हुआ है, फील्ड वर्क पे या शिप पर है वो 15 दिन या उससे ज्यादा के लिए, और जहां वो गया है वहां पे बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, तो आप उसको कैश में पेमेंट करवा सकते हो सैलरी की, ठीक है। चलो लिखो, सैलरी पेमेंट, सैलरी पेमेंट टू एम्प्लॉय, सैलरी पेमेंट टू एम्प्लॉय who is posted at, who is posted at any other place, who is posted at any other place or ship, or ship for 15 days or more, for 15 days or more, and banking facility, and banking facility is not available there, and banking facility is not available there, ठीक है। यहाँ तक डन, डाउट है? हाँ, बट मान लो उसको कैश की जरूरत है तो
वहां पर एटीएम ही नहीं है और वो कैश भी ना निकाल पाए, दिक्कत हो जाएगी ना उसको। ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है, बट अपन यहाँ शहर में बैठे हैं, हमको क्या पता गांव में क्या चल रहा है। ठीक है, वहां पर अकाउंट, हाँ, एक्सेप्ट ही नहीं करते हो तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए उनके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए पहले। क्लियर है? ठीक है, अब मान लो कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, फॉरेन घूमने जा रहे हो। तो फॉरेन घूमने जाओगे तो पहले क्या करोगे, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करवाओगे, रुपीज दोगे और वहां की करेंसी लोगे, क्योंकि फिर उसके बिना जाने का क्या मतलब है। ठीक है ना? तो 10,000 से ज्यादा अगर आप मनी चेंजर को दे रहे हो, ऑथराइज डीलर्स होते हैं मनी के, उनको दे रहे हो तो चलेगा। ठीक है ना? तो लिखो, 7th पॉइंट है ना, क्या हुआ रिया? पेमेंट मेड, पेमेंट मेड टू ऑथराइज डीलर्स, एक मिनट मुझे मॉड्यूल भी देना अगर कोई लाया है तो। कृष्णकांत लाए हो बेटा? तो लेकर क्यों आता है वैसे, मतलब अच्छी बात है लाया है तो। तो रोज लाने लगा इतना भारी बैग, इतनी मोटी मॉड्यूल, मत लाया कर बेटा। आज यूज कर लेते हैं। एक बेटा मेरे को ऑथराइज डीलर वाला एक पॉइंट लेते हैं। पेमेंट मेड बाय एन ऑथराइज डीलर कर लो। ठीक है, पेमेंट मेड बाय एन ऑथराइज डीलर और मनी चेंजर फॉर परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है ना? वो आगे एक्सचेंज करवाएगा, तो वो कितनी भी पेमेंट कर सकता है कैश में। हाँ, इसके बाद लिखो, वो क्लियर नहीं किया गया है, बट ऑब्वियसली वो कैश तो एक्सेप्ट कर ही रहा होगा ना। ठीक है, बट हम ऐसा ही मान के चलते हैं कि हमको 10,000 तक की पेमेंट करनी है। ठीक है, चलो। 8th पॉइंट, पेमेंट मेड टू एजेंट, पेमेंट मेड टू एजेंट who is required to make payment in cash, who is required to make payment in cash for goods or services on behalf of assessee, on behalf of assessee। ठीक है, मान लो कि एजेंट फार्मर से कुछ खरीद रहा है, तो उसको कैश पेमेंट ही करनी है, तो हम भी एजेंट को क्या कर सकते हैं, कैश पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आखिरी पॉइंट लिखो, पेमेंट मेड, पेमेंट फॉर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, payment for products manufactured without aid of power,
मैन्युफैक्चर्ड विदाउट एड ऑफ पावर इन कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब जानते हो ना? हाँ, कॉटेज इंडस्ट्री जहां पर विदाउट, हाँ वो भी बन सकती है, ठीक है। और विदाउट एड ऑफ पावर मतलब मैनुअली काम हो रहा है, हाथ से बन रहा है, ठीक है। तो जनरली जो हाथ से काम कर रहे हैं, मशीन्स नहीं है जिनके पास, उनके पास ऐसा हो सकता है कि बैंक अकाउंट भी ना हो, ठीक है। इसीलिए उनको भी हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट फॉर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड विदाउट एड ऑफ पावर, मतलब पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी को यूज किए बिना वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री में। तो उनको भी हम कैश में पेमेंट कर सकते हैं, जैसे हम फार्मर्स को कर सकते हैं कैश में पेमेंट, इनको भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए हो? हाँ, चलो। नेक्स्ट लिखो, सेक्शन 40A7। कौन सी बुक है? 9। चलो, 40A7 लिखो, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, इसमें बस ये याद रखना है कि बेटा एक्चुअल पेमेंट ग्रेचुटी की अलाउड होती है, प्रोविजन जो बना है ग्रेचुटी का वो डिसअलाउड होता है। तो सिर्फ लिख लो, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी इज डिसअलाउड। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी लिखा, उसके सामने डैश डाल के लिख लो डिसअलाउड, और उसमें एक नोट डाल लो, प्रोविजन 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 फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी डिसअलाउड, है ना। एक्चुअल पेमेंट जो आप ग्रेचुटी, ग्रेचुटी पता है तुम लोगों को क्या? हाँ, जब एम्प्लॉय रिटायर होता है या छोड़ के जा रहा होता है, तो एम्प्लॉयर उसको ग्रेचुटी की पेमेंट करता है ना। ग्रेचुटी एक्ट बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर होगा, ठीक है। मैं बहुत पुराना बता रही हूँ, हो सकता है अमेंड हो गया कुछ कुछ। तो उनको कुछ अमाउंट ग्रेचुटी का क्या करना पड़ता है, पे करना ही पड़ता है, कंपलसरी, ठीक है। तो एम्प्लॉयर पहले से उसका प्रोविजन बनाता है ताकि उसके लिए पैसे अलग हो सके, बट प्रोविजन अलाउड नहीं है एज खर्चा, एक्चुअल पेमेंट अलाउड है, ठीक है। तो लिखो, नोट में लिख लो, ओनली पेमेंट ऑफ एक्चुअल ग्रेचुटी, ओनली पेमेंट ऑफ एक्चुअल ग्रेचुटी और कंट्रीब्यूशन टू एक्चुअल ग्रेचुटी और कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, approved gratuity fund is allowed।
43 PM. चलो एक सेक्शन पढ़ेंगे, डीम्ड पीजीबीपी, सेक्शन 41। ठीक है, इसकी कुछ बातें अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कल अपन बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे पीजीबीपी के। ठीक है, पीजीबीपी की शीट तुम लोगों को मिली हुई है ना, तो वो लेकर आना। कल अपन सिर्फ क्या करेंगे कि पीजीबीपी के क्वेश्चंस जो बड़े वाले होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो डिस्कस करके अपन प्रैक्टिस करेंगे बस। ठीक है, कल सैटरडे है, संडे नहीं है ना? हाँ लगेगी। ठीक है, चलो लिखो, सेक्शन 41 डीम्ड पीजीबीपी। चलो इसके अंदर सब सेक्शंस लिखते जाएंगे। सेक्शन 41(1), इसमें हेडिंग डालो रिकवरी अगेंस्ट एनी डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम्ड। इसमें से कुछ कुछ चीजें ना इस सेक्शन की अपन ऑलरेडी पहले के कुछ सेक्शंस के साथ ही डिस्कस कर चुके होंगे। ठीक है, और बहुत सिंपल सी बातें कहता है ये। पहला वाला पॉइंट ये क्या कह रहा है, रिकवरी अगेंस्ट एनी डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम्ड, मतलब आपने कोई खर्चा का डिडक्शन ले लिया है और उसकी आपको क्या हो गई है, रिकवरी, मतलब वो वापस आपको मिल गया है पैसा, तो वो आपका क्या मान ली जाएगी। जैसे अभी अपन ने अक्रूवल वाले में किया था कि अक्रूवल बेसिस पे क्लेम कर लिया खर्चा और फिर आपने उसको कैश में पे कर दिया, तो वो क्या मान लिया गया, वापस से इनकम मान लिया गया ना। वैसे ही ठीक है कि खर्चा क्लेम हो चुका है, मान लो पेमेंट भी कर दी थी बट वो रिफंड आ गया। ठीक है, तो क्या मान लिया जाएगा उसको, इनकम मान लिया जाएगा। ठीक है, लिखो इफ assessee if assessee claimed any expenditure if assessee claimed any expenditure or loss or trading liability, ठीक है, and subsequently assessee got refund or remission or liability cease to exist. Liability cease to exist. रिफंड मिल गया, छूट मिल गई, रेमिशन छोड़ दिया सामने वाले ने अपना पैसा, या फिर लाइबिलिटी अब हमें पे ही नहीं करनी है, सीज टू एग्जिस्ट, खत्म हो गई। ठीक है, क्या ये सीज की स्पेलिंग गलत है क्या, क्या होती है सीज की स्पेलिंग? अच्छा हाँ, सीज टू एग्जिस्ट। ठीक है, सीज टू एग्जिस्ट। ठीक है, देन सच रिफंड or remission shall be taxable under PGBP.
shall be taxable under PGBP. इसके एग्जाम्पल्स लिखें, इसमें एग्जाम्पल लिखो। 1, GST रिफंड, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो, वेवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। थर्ड लिखो, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। मान लो स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ, तुमने उसका लॉस क्लेम कर लिया और बाद में तुमको क्या मिल गया? इंश्योरेंस क्लेम, है ना। एंड इंश्योरेंस कंपनसेशन इज रिसीव्ड। हाँ, इसमें नोट डालो, वेवर ऑफ, वेवर ऑफ, हाँ, वेवर ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन, फेवर ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन, ब्रैकेट में लिखो प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, कॉमा, सेक्शन 41(1), section 41(1) is applicable and taxable under head PGBP. हाँ, ठीक है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये है कि अगर जैसे मान लो कि एक पर्सन है, उसको खर्चा अलाउड हुआ और फिर उस पर्सन का सक्सेशन हो गया, मतलब सक्सीड कर लिया किसी और ने अमलगमेशन के थ्रू, ठीक है, या फर्म को सक्सीड कर लिया किसी और ने, ठीक है, या डीमर्जर हो गया, और जो सक्सेसर है, ठीक है, उसको रिफंड मिला या उसकी लाइबिलिटी माफ हुई, तो फिर सक्सेसर के हाथ में भी क्या हो जाएगा? वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। लिखना है ये वाला पॉइंट, लिख लो। नोट नंबर 2 डाल लो, एक काम करो, उसको फर्स्ट कर देना, इसमें नोट नंबर 2 डाल लो। इफ एनी एक्सपेंस इज अलाउड, या ऐसे लिखो, इफ एनी एक्सपेंस कॉमा लॉस, if any expense comma loss or trading liability is allowed to a person and thereafter he is succeeded by, another person, he is succeeded by another person
then successor will be liable to tax. Successor will be liable to tax under head PGBP. ठीक है, चलो इसके बाद सेक्शन 41(2). अभी अपन ने 41(1) किया, 41(2). पढ़ चुके हैं अपन बैलेंसिंग चार्ज, है ना। बैलेंसिंग चार्ज बस इतना लिखकर छोड़ दो, ये हमने डेप्रिसिएशन वाले टॉपिक में ऑलरेडी लिख लिया। अगर ब्रैकेट में लिखना है तो लिख लो ऑलरेडी डिस्कस्ड विद डेप्रिसिएशन। फिर सेक्शन 41(3) डालना। सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च असेट। अपन ने उधर पे किया था क्या? सेल नहीं किया था ना, 8 years वाला किया था बस। साइंटिफिक रिसर्च असेट जिसपे 100% डिडक्शन क्लेम कर चुके हो, वो अगर सेल कर देते हो, उसमें नहीं किया था ना, ठीक है। सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च असेट, देखो टैक्सेबल अमाउंट अंडर हेड PGBP 41(3). फर्स्ट सेलिंग प्राइस और सेकेंड डिडक्शन जितना मिला था अंडर सेक्शन 35, विच एवर इज लेस। जितना डिडक्शन मिला था और सेल प्राइस विच एवर इज लेस विल बी टैक्सेबल अंडर PGBP। मैंने शायद बताया था उस टाइम तुम लोग। हाँ, सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा है कॉस्ट से, मतलब 100 रुपए का असेट था, 100 रुपए डिडक्शन मिल गया था मुझे 3580 में, ठीक है, तो 100 रुपए तो PGBP में चले जाएंगे, क्योंकि देखो क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस और डिडक्शन विच एवर इज लेस। सेलिंग प्राइस 120 है, डिडक्शन कितना लिया था 100, क्योंकि कॉस्ट कितनी थी 100, तो 100 रुपए कहाँ टैक्सेबल हो गए PGBP में, और जो 20 रुपए एक्स्ट्रा मिले तो गेन होना चाहिए, ठीक है, कैपिटल गेन एप्लीकेबल है। कैपिटल गेन एप्लीकेबल। सेक्शन 50 क्या था ये याद है? बेच रहे हैं तो हाँ, है ना। तो अगर आप मान लो आप साइंटिफिक रिसर्च एसेट है और आप सेल कर रहे हो, तो आप पहला ही वाला पॉइंट लगाओगे। बट मान लो आप साइंटिफिक रिसर्च है और आप बिजनेस के यूज के लिए लेकर आ गए उसको, और फिर आप उसको सेल कर रहे हो, तो जब आप उसको बिजनेस यूज में लेकर आए
तो आप उसको अपने ब्लॉक का पार्ट बना लोगे, और ब्लॉक का पार्ट बनेगा तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी लोगे, ये बताया था मैंने। साइंटिफिक रिसर्च वाला असेट आपके बिजनेस यूज में आ जाता है तो उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो क्या लोगे, निल। ठीक है, अब वो ब्लॉक का पार्ट तो बन गया बट उसकी वैल्यू जीरो है, जीरो इज ऑल्सो अ नंबर, राइट। अब जब वो सेल होगा तो कोई भी एसेट जो ब्लॉक के अंदर है वो सेल होता है तो क्या ट्रीटमेंट करते हो, ब्लॉक की वैल्यू में से सेल वैल्यू माइनस कर देते हो, वही करोगे। ठीक है, समझ गए, है ना। तो लिखो सेल आफ्टर यूज इन द बिजनेस, डायरेक्टली सेल कर रहे हैं, बिजनेस में यूज में नहीं लाए, साइंटिफिक रिसर्च असेट था, डायरेक्टली सेल किया, डायरेक्ट सेल। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करके लेकर आ गए उसको, बिजनेस यूज में। फर्स्ट add to the block of asset, इसकी एक्चुअल कॉस्ट लोगे नील, एंड सेकेंड सेल करो एज पर सेक्शन 50। ठीक है, सेक्शन 50 का अपन ने चार्ट बनाया था, फुल ब्लॉक पूरा बिक गया या पार्ट ऑफ ब्लॉक बिका, वो वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट डालो, सेक्शन 41(4), ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बैड डेट रिकवरी ऑलरेडी डिस्कस, लिख देना इसमें। सेक्शन 43(8), अलग सेक्शन है, सेक्शन 43(8), asset acquired from foreign, ठीक है। अब देखो, मैंने फॉरेन कंट्री से अगर कोई एसेट एक्वायर किया है और मैंने वहां से लोन लिया है या मैंने क्रेडिट पर एक्वायर किया है, तो जो फॉरेन करेंसी का फ्लक्चुएशन होता है ना, ये पता है तुम लोग को कि फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएट हो रही है रेट, उसकी वजह से मुझे या तो लॉस हो सकता है कि मेरा लाइबिलिटी थी 1 लाख की और अब फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण मुझे 1,20,000 देने पड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक पेमेंट किया तो फॉरेन करेंसी का रेट चेंज हो गया था, या मुझे गेन भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी लॉस या गेन होगा फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण, वो मैं ब्लॉक ऑफ एसेट की वैल्यू पर ही क्या कर दूंगी, एडजस्ट कर दूंगी। समझ में आया। ठीक है, तो एडिंग डाली एसेट अक्वायर्ड फ्रॉम फॉरेन।
लिखो, if any asset acquired from outside India through foreign currency loan or foreign supplier credit ठीक है, कॉमा डाल के लिखो एनी लॉस और गेन at the time of actual payment actual payment को अंडरलाइन कर लेना, क्यों अंडरलाइन करवा रही हूँ बताती हूँ. at the time of actual payment on account of foreign currency fluctuation shall be adjusted with block of asset. ठीक है, आया समझ में? ब्लॉक ऑफ एसेट समझो. एक्चुअल पेमेंट क्यों अंडरलाइन करवाया मैंने? क्योंकि बेटा लाइबिलिटी हम हर साल कैलकुलेट, मतलब जब अपन बैलेंस शीट बनाएंगे तो फॉरेन करेंसी के फ्लक्चुएशन के कारण हम लाइबिलिटी की वैल्यू को बार बार चेंज कर सकते हैं, बट अभी एक्चुअल में लॉस या गेन नहीं हुआ है. ठीक है, मैं उसको अपनी लाइबिलिटी बढ़ा के दिखा सकती हूँ, लाइबिलिटी कम करके दिखा सकती हूँ अपनी बैलेंस शीट में. तो ये जो हम कर रहे हैं, रीवैल्यू कर रहे हैं अपनी लाइबिलिटी को, उसको अपन को कंसिडर नहीं करना है. एक्चुअल पेमेंट करते टाइम जो गेन या जो लॉस हुआ है उसको अपन को ब्लॉक ऑफ एसेट में क्या करना है? एडजस्ट करना है. ठीक है, समझ गए? हाँ, चलो इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन. लिखो, मिस्टर राम acquired a plant and machinery for $1 lakh on 16th July 2023 on credit payment of $50,000 is made on 19th February 2024 and remaining $50,000 on 15 July 2024. Calculate depreciation for previous year 23-24 and previous year 24-25. एक्सचेंज रेट बता रही हूं, एक्सचेंज रेट 16th जुलाई 2023 को $1 ₹60 का था.
$1 इज इक्वल टू ₹60, ठीक है। 19th February 2024, $1 was ₹72, and 15th July 2024, $1 was ₹57. ठीक है। हाँ करो, कैलकुलेटर पे करो, बाकी प्रेजेंटेशन में बता दूंगी। एक बार रफ में कैलकुलेट करके देखो। हाँ, 15% का रेट।
प्रीवियस ईयर 23-24 का कितना आया डेप्रिसिएशन? 8 लाख नहीं, बाकी लोगों का कितना आया? चलो एक बार मेरे साथ करो। ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक तो गिवन ही नहीं है, दैट विल बी निल। उसमें हम ऐड करेंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट। हमने $1 लाख में खरीदा, जिस दिन हमने खरीदा उस दिन का रेट 60 रुपए था, तो कितना आ गया? 60 लाख। अब इसी प्रीवियस ईयर में हमने 50 लाख पे किया, तो 50 लाख 50,000 पे किया डॉलर, है ना, इंटू 72, जबकि हमने खरीदा था 50 × 60 में। तो इसमें क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस हुआ तो वो ऐड होगा ना, लेस किया है क्या? मैंने गलत बता दिया, ऐड होगा ना। लॉस होगा तो मतलब वो कॉस्ट बढ़ गई ना, तो 12 रुपए के हिसाब से लॉस बढ़ेगा, ऐड होगा कितना? 6 लाख। तो अपन ऐड करेंगे, हाँ, ड्यू टू सेक्शन 43A 6 लाख ऐड करेंगे। अब डेप माइनस करो, कब खरीदा था? तो हाँ, तो पूरा यूज किया ना हमने। हाँ, 9,90,000 माइनस करके क्लोजिंग निकाल दो। क्लोजिंग की जरूरत पड़ेगी हमको। हाँ, 56,10,000। अब प्रीवियस ईयर 24-25 का अगर निकालें, तो सबसे पहले ओपनिंग WDV लो, ठीक है, उसमें एक्चुअल कॉस्ट तो कुछ है नहीं। अब हमको देखो प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। $50,000 इंटू 60 में हमने खरीदा था, 57 करना पड़ रहा है, तो 30 से प्रॉफिट हुआ है ना। हाँ, लेस करेंगे गेन, खर्चा कम हो गया ना हमारा। एक्चुअली हमें एसेट सस्ते में पड़ गया, तो हमारे एसेट की कॉस्ट से क्या कर दिया उन्होंने? कम कर दिया, ठीक है, डेप कम हो जाएगा। कितना आएगा ये? कर लो, इसके ऊपर 15% लगा दो, इस पे डेप लगा दो 15%, और फिर क्लोजिंग WDV भी निकाल दो। 8,19,000। मेरा अलग क्यों आ रहा है? नहीं, 8,90,000, ठीक है। कौन दो लोग एब्सेंट है आज? साहिल और श्रुति। कभी तुम लोग 8 लोग पूरे के पूरे प्रेजेंट हुए हो? हाँ, चलो बंद कर दें क्लास। बंद कर दूं?